City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, मैं रवि कामरा सिटी लाइव के इस मंच से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक प्रेम पुजारी के बारे में, जिन्होंने सारी उम्र प्रेम बांटा, प्रेम को पूजा और प्रेम उन्होंने न केवल सारी ह्यूमैनिटी से किया बल्कि अपने देश से भी प्रेम किया। तो आज 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य में हम ऐसे प्रेम पुजारी की बात करते हैं जिन्होंने प्रेम से संसार को जीता और अपने देश के साथ इस प्रकार प्रेम किया कि उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनमें ये दर्शाया कि केवल प्रेम ही काफी नहीं है। देश के लिए जब खड़े होने की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रांग भी होना पड़ता है। तो उन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया उस प्रेम पुजारी को, किस तरह से उन्होंने उस यूनिफॉर्म में अपने आप को सिद्ध किया, आज हम वो देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हमारे साथ संजय कौशिक जी हैं। संजय कौशिक जी, स्वागत है। हमारे साथ अविनाश त्रिपाठी जी हैं। स्वागत अविनाश जी। और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र छाबड़ा जी। स्वागत धर्मेंद्र छाबड़ा साहब।
आज हम सिटी लाइव के माध्यम से बात कर रहे हैं द एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी की तरफ से। ये सोसाइटी जो 2019 में बनी, उसमें सारे देव दीवाने थे। ये बाद में पता चला सोसाइटी बनने के बाद कि देव की फॉलोइंग जयपुर में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में इस प्रकार से है। जब हमने देव सोसाइटी की तरफ से, जिसको हम शॉर्ट में टेड्स भी कह देते हैं, उसकी तरफ से हमने देव फेस्टिवल का आयोजन किया जौहर कला केंद्र में 2019 में, तो न केवल लोग ऑनलाइन जुड़े बल्कि वहां से चल के आए और जौहर कला केंद्र में हमारे साथ शिरकत की और सारा शहर उमड़ पड़ा। वो एक नजारा देखने वाला था। जब महेंद्र सुराना जी ने अंताक्षरी देव साहब पे की तो लोग, यंग दुनिया, यंग बच्चे कैसे दीवाने थे देव साहब के बारे में। अगर उसकी क्लिपिंग दिखा सके तो आपको दिखाएंगे भी आज। लेकिन वहां से हमारा ये सफर जो शुरू हुआ वो 2020 में, कोरोना ने नहीं करने दिया कुछ, लेकिन हमने वर्चुअली बहुत कुछ किया। अविनाश जी पिछली बार हमारे पैनल में थे, धर्मेंद्र छाबड़ा जी ने गीतों की शाम पेश की, लेकिन सारा ऑनलाइन करना पड़ा। और अब 2021 कोरोना ने अभी साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन हम कहाँ देव दीवाने पीछे हटने वाले हैं। हम इस बार भी वर्चुअली फेस्टिवल को पूरी तरह से मन से मनाएंगे। 3 दिन का फेस्टिवल है, 24, 25, 26। 26 को देव साहब का बर्थडे होता है, तो 26 को उसको एक क्लाइमैक्स तक लेके जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा। 24, 25, 26 हम आपसे मिलते रहेंगे उसके बीच में भी। लेकिन आज हम बात करते हैं प्रेम पुजारी के बारे में। और संजय जी इस तरह से तैयार हैं देव साहब का हैट लगा के, जो इन्होंने मतलब बड़ी मन से पहना है आज। तो संजय जी आप क्या कहेंगे देव साहब के बारे में? देखिए सर, मैं देव साहब का बचपन से बड़ा मुरीद रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, ये बता रहा हूँ, जब नया नया टेलीविजन आया था, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें आती थी, तो जब जिस भी दिन देव साहब, संडे को फिल्में आती थी, और मुझे, हमारे घर में टेलीविजन नहीं था, हमारे मौसी जी के था, वो हमारे घर से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर रहती थी। लेकिन जब ऐसा स्पेशली देव साहब, राज कपूर जी और मैं कह सकता हूँ दिलीप साहब, ऐसे 2-3 कलाकार थे, उनकी फिल्में देखने का उन दिनों बहुत जबरदस्त क्रेज था। और मैं देव साहब का इसलिए मुझे कनेक्ट करता हूँ कि देव साहब की मुझे उनका एक अंदाज़े बयां, उनका एक अपना अंदाज, उनका एक फैशन, उनका एक ऑरा जो था अपने आप में बनता था। तो मुझे लगता है कि जब आपने ये टेड्स का मतलब एक संगठन बनाने की कोशिश करी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देवानंद जो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी लोग उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनकी जो एक कहते हैं जबरदस्त, आज चूंकि आज जैसा कि आज 15 अगस्त है, सुबह से हम देख रहे हैं इतने सारे कार्यक्रम देश दुनिया में हो रहे हैं, जयपुर में भी इतने सारे आयोजन हुए, तो मुझे लगा कि मुझे जब ये अवसर मिला कि मुझे भी देव साहब की बात करनी, तो मैं भी अपने ये कह सकता हूँ कि देव साहब आज नहीं जब होते तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा का संदेश लेके आते हैं। वो प्रेरणा हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। मैं कहता हूँ देव साहब कभी गए नहीं है, वो हमारे आसपास है, और हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत मानकर अगर उनको देखा जाए तो ही इज ए आइकन, ही इज ए सिंबल, ही इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देव साहब गए नहीं हैं, और वास्तव में देव साहब हम में ही हैं, और हम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देव बसा हुआ है। देव आज भी अंदर महसूस होता है। आज शाम की बात है, एक सत्संग देव के फैन हैं गुड़गांव से, उन्होंने ऐसी बात करते करते मैंने कहा भी आप कब से फैन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं ही नहीं, मेरे जो हस्बैंड रिटायर हुए हैं एयरफोर्स से, वो देव साहब के इस तरह से फैन हैं कि बड़ी हैरानगी होती है। तो मैंने, जैसे मैं देव फैंस की बात कर रहा था, बाहर वालों की क्या बात करें,
यहाँ हमारे घर में अविनाश जी की छोटी सी बिटिया, अविनाश जी कितने साल की है वो? 6 साल की है। 6 साल की। तो अविनाश जी उसको किस समय मिलाएंगे आप? बहुत जल्दी उसको लेकर आएंगे। जब उसने पिछले साल देव साहब पर ये कविता लिखी और कहा था, उस टाइम पे वो हार्डली 5 इयर्स की थी। तो चूंकि हमारे यहाँ सिनेमा का बड़ा माहौल है और फिल्म हम लगातार देखते हैं और फिल्म पे चर्चा भी करते हैं, तो बचपन से वो सिनेमा देखती है और हम लोगों को पुरानी सिनेमा ज्यादा पसंद आती है आज के दौर में भी। तो वो देव साहब को देखती थी और उनका स्टाइल उसको आज भी बहुत पसंद है। और तो उसने वो चीज़ कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा भी आजकल का और पुराने एक्टर्स को न सिर्फ एडमायर करता है बल्कि उनकी कुछ खासियत को नोट भी कर लेता है कि उनके चलने का अंदाज कैसा तिरछा चलते थे वो और ख़ास अंदाज था उनका, स्टाइल में रहते थे। तो अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे नोटिस करते हैं इन सारी चीज़ों को। अविनाश जी अगर पास में है तो बुलवा लीजिए ना उसको। मैं कोशिश करूँगा। सानवी, क्योंकि जो लाइव में वो जी बताएगी उसका मजा अलग ही है। अगर धर्मेंद्र छाबड़ा जी गाने वाले बैठे हैं, वो भी लाइव, इधर बच्ची भी लाइव हो जाएगी तो हम लोगों की भी थोड़ी सी शान बन जाएगी जी। नहीं बिल्कुल। सानवी, ठीक। तो अभी आ रही है वो दूसरे कमरे में। और नहीं कोई बात नहीं, इतने में बात करते हैं। बिल्कुल। प्रेम पुजारी, आज के दौर में हमने आज के 15 अगस्त के माहौल में हमने प्रेम पुजारी को चुना है। उनकी जो आर्मी पे उन्होंने 2 फिल्में बनाई जो दोनों हिस्टोरिक हैं, हम दोनों और प्रेम पुजारी। तो प्रेम पुजारी में आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रेम की बात करनी बड़ी जरूरी थी कि प्रेम से कैसे आगे जीता जा सकता है। हम सब 15 अगस्त को ये प्रण ले सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हम जाके सेना में जाएं या बॉर्डर पे जाके हम देश की सेवा करें। हम अपने जगह पर रहकर भी, अपने लोगों से प्यार करके भी, अपने देश से इस तरह से प्यार करके, तो छोटी सी बातें हैं जैसे मोदी जी ने कहा भी सफाई कर लो, तो सफाई का जो अभियान उन्होंने चलाया, तो सफाई अपने आप में एक इतनी बड़ी देश सेवा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो आज हम देश सेवा की बातें करेंगे। संजय जी के पास खूब बातें हैं देश सेवा के बारे में बात करने के लिए, अविनाश जी के पास खूब बातें हैं देव साहब के बारे में बात करने के लिए, और उनके मन में, छाबड़ा साहब के मन में गीत उमड़ रहे हैं। छाबड़ा साहब अगर आप कोई गुनगुनाएं तो जरा मजा आ जाए। देखिए, प्रेम पुजारी पिक्चर के 1-2 गाने हैं जिसको मैं आपके सामने अभी 2 लाइन से अभी करते हैं आगे शुरुआत। जी। फूलों के रंग से, मन की कलम से, तुझसे लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से तुझको लिखी रोज पाती। ला 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 ला। इसको अभी पूरा सुनाऊंगा मैं आपको। जी। बस हम तो आपके इस नशे के मुरीद हैं जी, जो आप अपने मन से कैसा पैदा कर देते हो माहौल संगीत का, और वो भी देव साहब का आपने गाना गुनगुनाया। तो अपने बात करते हैं संजय जी से। संजय जी क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, मैं धर्मेंद्र जी का बड़ा फैन हूँ। ये छाबड़ा साहब एक अपने आप में एक जबरदस्त सिंगर है और एक बहुत जबरदस्त ह्यूमन बीइंग है। हम करीबन 15-16 साल से मित्र हैं, लेकिन जो पिछले लॉकडाउन का एक, कहते हैं लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रहेगी तो मुझे मेरे भाई धर्मेंद्र जी का सानिध्य मिला, और आपके और हमारे एक सहयोग से हमने जो पिछले साल में 4-5 कार्यक्रम किए, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कार्यक्रम जो रहा वो देव साहब की याद में धर्मेंद्र जी ने एक डायरेक्ट किया, और इतना जबरदस्त कार्यक्रम रहा कि मुझे लगता है कि मतलब जीवंत कर देने का जो कहते हैं ना लोग बाग, आज भी उस कार्यक्रम की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो एक कहते हैं शिद्दत से किया हुआ कार्य, जो दिल से किया, और वो कहते हैं शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका। छाबड़ा साहब, मैं छोटी सी इसके कामरा साहब छोटी सी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि
देव साहब हैं, और देव साहब ने जब भी मतलब जितनी भी फिल्में देव साहब की हुई उसमें उन्होंने एक अपने किरदार से तो अपने को मतलब समाज को मैसेज दिया ही, लेकिन कभी-कभी ऐसा उनके खुद के, जैसे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। उन्होंने बहुत सारे मैंने उनके एक इंटरव्यू देखा था कहीं पे, हो सकता है अविनाश जी उसके बारे में शायद ज़्यादा कहीं नॉलेज हो, कि एक बार कहीं पे वो शूटिंग पे गए थे, वहाँ पर फौजियों का जमावड़ा था, तो वो फौजियों के पास गए, उनके साथ उन्होंने डिनर का आयोजन किया। उनमें से कुछ मित्र जो आपका म्यूट हो गया जी। बॉम्बे भी आके उनके घर पे मिले, तो उनका जो कनेक्शन था वो एक आवाम से और हर व्यक्ति को छूने वाला था। तो वो ऐसे किरदार वाले आज जो कलाकार हैं वो हमेशा जीवंत रहते हैं। मेरे को लगता है कि जब हम किसी स्पेशल फिल्म की बात करते हैं, तो आपने सही कहा कि जैसे 15 अगस्त और उनकी जो फिल्में जो है, उस फिल्म का जो अदाकारी है उतनी शिद्दत से निभाना, और लोगों के दिल में आज आज कितने साल बाद हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं और इतनी सारी फिल्में बीच में बनी गई, लेकिन फिर भी जब देव साहब का बात आया तो ये जो फिल्में होती हैं उनके बारे में बात करते हैं तो बहुत ही एक एक खुशी का माहौल होता है, और एक लगता है कि एक आदमी खाली पर्दे पर नहीं, एक आम जीवन में देश के प्रति और इतने श्रद्धा से काम करने वाला था। मैं चाहता हूँ त्रिपाठी साहब उस बारे में कुछ और अगर अपडेट करें या कुछ अपने बारे में इस बारे में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी त्रिपाठी साहब। जरूर जी जी, बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही। रवि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम का अगर कोई चेहरा है, मैं अगर उसको अपने तरह से कहूँ कि अगर हम इश्क, मोहब्बत और प्रेम को कोई एक जिस्म दे दें, या किसी लफ्ज की अगर कोई जिस्मानियत हो, तो वो जिस्मानियत देव साहब है। इश्क को अगर आपको परिभाषित करना हो और आपको कहना हो किसी एक शख्स को आप खड़ा कर दीजिए और मुझे इश्क दिखाई देने लगे, मुझे इश्क सुनाई देने लगे, मैं इश्क को छू सकता हूं, तो आप देव साहब को छुएंगे तो इसका मतलब आप इश्क को छुएंगे। देव साहब की ये खासियत थी। और प्रेम पुजारी की आपने चर्चा की। एक तो बहुत कमाल की फिल्में, मुझे लगता है कि जब हम पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर जो फिल्में बनी है उसमें कुछ हद तक एक वायलेंस है, एक अल्ट्रा मैं कहूंगा या ओवर टोन है हीरोइज्म की। देव साहब की जो फिल्म थी प्रेम पुजारी, उसमें जो पेट्रोटिज्म है वो बहुत सटल तरीके से है। वो बहुत धीरे से आपकी नसों के अंदर घुसता हुआ चला जाता है और धीरे धीरे आपके दिल की सबसे गहरी रग में बस जाता है। वो आपको उत्तेजित नहीं करता, वो आपको संभाल कर रखता है। आपके अंदर जो शौर्य है उस शौर्य का अनर्गल प्रलाप करने के लिए आपको मजबूर नहीं करता। धीरे धीरे से आपके अंदर भावना भरता है। और देव साहब की शख्सियत जो सबसे खूबसूरत उनकी शख्सियत है कि वो एक प्रेम के लिए बना हुआ शख्स है, लेकिन प्रेम के लिए बना हुआ शख्स सिर्फ इश्क अपनी महबूबा से नहीं करता, वो इश्क अपने देश से भी करता है। और वो जब देश से प्यार करता है तो उसका नजरिया कैसा होना चाहिए, उसका काम कैसा होना चाहिए, इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण प्रेम पुजारी है। आप अगर देखेंगे तो प्रेम पुजारी के जो शुरुआती पहला उसका हिस्सा है, उसमें देव साहब एक ऐसे आर्मी पर्सन है और जिनके फादर भी एक रिटायर्ड आर्मी मेजर रहे हैं, जो जो वार का हिस्सा नहीं होना चाहता, जो लड़ना नहीं चाहता, जो ये नहीं चाहता कि खून खराबा हो, जो ये नहीं चाहता वायलेंस हो। और वो बार बार ऐसी परिस्थितियां जब आती है उससे अपने आप को किनारे कर लेता है। लेकिन एक वक्त जब आता है जब उसको लगता है कि उसका देश कहीं खतरे में पड़ गया है, उसको लगता है कि चाइना के लोग उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ, तो उसका जो देश का प्रेम है वो पूरी तरीके से जागता है। वो देश के साथ खड़ा होता है और जिन लोगों के खिलाफ उसने कभी हाथ ना उठाने की कसम खाई होती है, उन लोगों के न सिर्फ उनके खिलाफ हाथ उठाता बल्कि उनको मारता भी है, जिससे देश की रक्षा की जा सके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो शख्सियत का है, जो पर्सनैलिटी का है, ये बहुत सटल तरीके से उस सिनेमा के अंदर आपके अंदर जाता है और आप उसको महसूस करते हैं। ये खासियत है। दूसरे बहुत सारे देव साहब के बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक खुद कमाल के हीरे थे बल्कि एक कमाल के जौहरी भी थे। उनको असली हीरो की पहचान थी। तो बहुत खूबसूरत नगीने जो समाज के अलग अलग हिस्सों में पड़े थे, जिनको शायद वो दुनिया बेखबर थी उनसे, उनको उन्होंने बहुत खूबसूरती से पहले पकड़ा, उनको तराशा और उनको सिनेमा के सामने लेकर आए। अमरीश पुरी साहब कमाल के एक्टर थे, लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी को काम करने का मौका मिला। बहुत सारे, जाहिदा जो बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जो नरगिस की बहन रही हैं, उनको भी तराश कर वो इस फिल्म में लेकर आए और इतना उनको इम्पोर्टेंट रोल दिया। मुझे लगता है कि शायद वहीदा रहमान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल
जाहिदा का था, क्योंकि उनके रोल में बहुत ही अलग अलग तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। वो एक एंटागोनिस्ट का भी रोल उन्होंने किया था और साथ साथ में उनके लव इंटरेस्ट का भी उन्होंने रोल प्ले किया था। तो बहुत सारे किरदार में भी कई अलग अलग परतें जो चढ़ाने का काम होता है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि ये फिल्म उनकी डायरेक्टर डेब्यू थी, ये पहली फिल्म थी जिसको ऑफिशियली उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो एक जो बड़ा फिल्म मेकर होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत फोरसाइटेड होता है, वो बहुत दूरदर्शी होता है। कहा जाता है कि प्रेम पुजारी फिल्म बनाने के पहले वो जब ग्रेट गैम्बलर फिल्म बना रहे थे, उसी टाइम पे उनका कहीं विचार, इस फिल्म का विचार उनके दिमाग में आया और वो एक शूट किसी जगह पे कर रहे थे जो इंडो चाइना पे वो शूट कर रहे थे बॉर्डर पे। उन्होंने अपने बायनोकुलर से एक सीन देखा जिसमें एक चाइनीज सिपाही था जो भारत के बॉर्डर पे थे और वो वहाँ पे कुछ हरकत कर रहा था, अपने इनफैक्ट एक छोटे से डॉग के साथ खेल रहा था। उस बात को देखकर उनके दिमाग में एक पूरी कल्पना आई कि क्यों ना इंडो चाइना के ऊपर हम एक फिल्म बनाते हैं, और वहां से उस प्रक्रिया को उन्होंने चालू किया और उन्हें लिखना शुरू किया और अंततः फिल्म के खत्म होते होते एक नई स्क्रिप्ट उनके साथ तैयार हो गई थी। और सेम जब ये फिल्म वो शूट कर रहे थे, प्रेम पुजारी शूट कर रहे थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने नेपाल में शूट किया था, वो शूट करते करते उनको वहां पर एक हिप्पी लड़की नजर आई और उस हिप्पी लड़की को देखकर उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा इसकी पूरी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो प्रेम पुजारी के शूट करते करते उन्होंने लिख ली थी। तो ये जो फोरसाइटनेस थी कि एक छोटी सी घटना एक पूरी पूरी फिल्म का किरदार तय कर देती थी, एक पूरी फिल्म की कहानी तय कर देती थी, ये देव साहब की खासियत थी। तो देव साहब मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होने के साथ साथ कहानियों को और किरदारों को किस तरीके से सिनेमा के पर्दे पर पेश करना है, ये खूबी देव साहब में कमाल की थी और प्रेम पुजारी इसका बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा उनका जो पक्ष है कि बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हुए हैं जिनको जो म्यूजिकल एस्पेक्ट है उस पे भी उतनी ही अच्छी पकड़ है। राज कपूर साहब का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो शायद एक इस किस्म के डायरेक्टर थे और देव साहब थे। आप देखिए ये फिल्म प्रेम पुजारी पहली बार नीरज ने, जो बहुत शानदार कवि थे लेकिन लिटरेचर के कवि थे, उस लिटरेचर से उठाकर उनको एक लिरिसिस्ट बनाना और उनके सारे ही गीतों को इस तरीके से एस डी बर्मन ने सजाया और उनको किस तरीके से देव साहब ने पिक्चराइज किया, और वो कमाल है, वो कमाल है। तो ये खूबियां मुझे लगता है ये किसी इंसान के अंदर जिसके अंदर ये अलग अलग मल्टी डायमेंशनल चीजें अगर रही हैं तो वो देव साहब ने, इसीलिए देव साहब मुझे लगता है, जैसा संजय जी ने भी कहा कि देव साहब आज भी हमारे आसपास हैं। मुझे लगता है देव साहब किसी इंसान का नाम नहीं है, देवानंद एक फिलॉसफी का नाम है, देवानंद एक दर्शन का नाम है, देवानंद जिंदगी के चलते रहने का काम है, देवानंद हर फिक्र को धुएं में उड़ाते रहने का काम है, जिसके आसपास कभी फिक्र ना हो उसका नाम देवानंद है। तो देवानंद जैसी चीज कभी मरती नहीं है, क्योंकि देवानंद एक आदमी नहीं है, देवानंद एक विचार है, एक शैली है, एक स्टाइल है। तो देवानंद हमारे बीच में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे और पीढ़ियां मेरे ख्याल से बीतती जाएंगी, लेकिन देवानंद हमारे बीच से कभी नहीं रहेंगे, वो हमारे अंदर से हैं। देवानंद को हमारे अंदर से निकालना या किसी भी, मुझे लगता है हिंदुस्तानी के अंदर से निकालना एक बहुत मुश्किल चीज है। जी, थैंक यू। एक छोटा सा सवाल मैं त्रिपाठी साहब से, और अगर आप इजाजत दें तो कमल साहब पूछना चाहूंगा। जी सर, इसी के समकक्ष अगर मैं एक फिल्म, मेरे को अभी बात जब आप कर रहे थे तो फिर हकीकत एक पिक्चर और थी जी 64 में, वो भी है ना, और वो उसका, और अगर आज के जमाने में देखा जाए तो हाल ही जो बॉर्डर पिक्चर थी वो भी बहुत अच्छी। तो ऐसी पिक्चरें जो है जो जब बनती है देश में तो नेशनल इंटीग्रिटी का और म्यूजिक का और रोमांच का और एक देशभक्ति का जो जज्बा कूट कूट के भरता है, ऐसी कोई फिल्म आपको याद आती है त्रिपाठी जी? बहुत सारी फिल्म देखिए, 62 में जब पहली बार भारत और चाइना की लड़ाई हुई, उसके बाद से जो प्रोड्यूसर थे वो लगातार इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्मों के लिए लगातार कोशिश करते रहे। 64 में हकीकत फिल्म बनी जो उस दौर की सबसे बड़ी फिल्म थी। 1970 में प्रेम पुजारी बनी, और उसके बाद हर कुछ दिन के बाद, मैं एलओसी तक अगर बात करूं, चाहे वो जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी है, क्रांति भी थी बीच में, क्रांति भी एक फिल्म है जिसमें इस तरीके से बहुत सारी फिल्में हैं जो सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाइयों पर नहीं है, लेकिन उसके अंदर पैट्रियोटिज्म है, जैसे रंग दे बसंती है, जिसमें मूलतः ये तो नहीं है कि हम देश पे जो हमला करने वाले दूसरे देश हैं उनके खिलाफ हम कोई बातें कर रहे हैं या उनसे लड़ाई की बात कर रहे हैं। हमारे अपने अंदर कहाँ क्या प्रॉब्लम है और अपने अंदर की प्रॉब्लम को हम कैसे लड़कर उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सही आज़ादी है। आज़ादी सिर्फ आपकी सीमाओं
को बांध कर या सीमाओं के अंदर घुस कर कोई अतिक्रमण करे, वही आपकी आजादी का हनन नहीं है। आपने अपनी आजादी का कितना फायदा खुद उठाया है और अपने आप को कितना आजाद मानसिक तौर पे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रंग ने बसंती बहुत ही कमाल की फिल्म थी, जिसमें आपकी अपनी व्यक्तिगत आजादी की बात हुई है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्म समय समय पर बनती रही हैं जो युवाओं को टारगेट करती रही हैं, जिनको आपको एक पैट्रियोटिक फील देती रही हैं, आपको एक नेशनलिस्ट फील देती रही हैं, और उसको लोग एंजॉय भी करते हैं क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई हैं, आपके देशभक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। कामरा साहब। बहुत सुंदर त्रिपाठी साहब, आपने ऐसा सामने एक चित्रण कर दिया देव साहब की इस खूबसूरती का, उनकी पिक्चर्स का, कि अब जब आपने नीरज जी की बात छेड़ी तो मेरे को याद आ रहा है कि नीरज जी वाकई इस फिल्म के जो गीत उन्होंने लिखे, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि नीरज जी जैसी फिल्म के या सिर्फ प्रेम के गीत इस तरह से दिए जाए। मेरे को नीरज जी का वो शेर याद आ रहा है, कुछ इस तरह से है, शायद मेरे को अच्छी तरह से याद शायद ना हो, कि गजल खामोश है, शायरी उदास है, रुबाई पता नहीं कुछ कहा उन्होंने, और ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। तो ये जो नीरज जी की बात है, नीरज जी देश के लिए बहुत शानदार उन्होंने कविताएं लिखी हैं कि आज कोई ऐसा मजहब चलाया जाए कि देश के लिए इंसान को इंसान बनाया जाए। तो ये नीरज जी की खूबसूरती सी। तो अब अगर छाबड़ा साहब नीरज जी का वो गीत सुना दें ये आप, तो बड़ा मजा आ जाए। हेलो जी सर, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा हूँ। आ रहे हैं बिल्कुल आप दिख रहे हैं, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब वो नीरज जी की बात की उन्होंने, तो अब हमारा गीत सुनने को मन कर गया जी। बिल्कुल, एक गीत सुनाता हूँ सब। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला के धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू छाबड़ा साहब, थैंक यू सो मच। बिटिया आ गई होगी त्रिपाठी जी? आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल आ गई है ये। तो क्या नाम क्या इसका बेटा? इनका नाम है सानवी। आप नाम बताइए अपना। सानवी त्रिपाठी। सानवी त्रिपाठी। क्या बात। आप तो आज आप कुछ सुना दीजिए देवानंद वाली कविता। वो लहरा के चलते थे, स्टाइल में रहते थे। हाँ, वो लहरा के चलते थे, स्टाइल में रहते थे, दिखने में थे क्यूट क्यूट, ब्लैक ड्रेस करता था सूट, टीवी पे जब आते थे सब पे छा जाते थे, मंद मंद मुस्काते थे, देवानंद कहलाते थे। तो ये इनकी छोटी सी 5 साल की उम्र में देव साहब को लेकर जो समझ है और जो इन्होंने टीवी पे देखा है देव साहब को, उस तरीके से उन्होंने अपने दिमाग में एक चित्र खींचा देव साहब का और बयान करने की कोशिश की। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको वर्चुअली सुन रहे हैं, नहीं तो आपको कोई ऐसी चीज कर देते जिससे आप
देव साहब को और अच्छी तरह से स्वीटली बताएं। थैंक यू सो मच त्रिपाठी साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। त्रिपाठी साहब, प्रेम पुजारी के बारे में कुछ और रोशनी डालिए ना। आप मेरे से कहा आपने या संजय जी? जी त्रिपाठी साहब, मैं क्या प्रेम पुजारी के बारे में जी, कुछ और रोशनी डालिए। जी जी, प्रेम पुजारी देखिए एक बहुत ही खास फिल्म इसलिए भी थी क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि 62 में भारत और चाइना के बीच की लड़ाई हुई, 65 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उसके बाद से देश में एक माहौल कहीं ना कहीं देशभक्ति का भी माहौल था। और देव साहब की जो एक छवि थी 50 से लेकर 70 यानी 20 साल का जो दौर था, उसमें उनकी एक अल्ट्रा रोमांटिक नौजवान की छवि थी। तो बहुत सारे लोगों को लगता था जब देव साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं प्रेम पुजारी के नाम से एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं पैट्रियोटिक फीलिंग होगी, तो लोगों को लगता होगा कि देव साहब और एक फौजी ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही रोमांस में डूबा हुआ, जो जिसकी बातों में, जिसके लहजे में, जिसकी चाल में इश्क हो, जो सिर्फ मोहब्बत को अपना खुदा मानता हो, जिसके लिए इश्क की दुनिया हो, वो इंसान खून खराबा कैसे करेगा, वो लड़ाई कैसे करेगा, वो दुश्मनों पे वार कैसे करेगा, ये लोगों को बड़ा लगता था कि आश्चर्य होगा। और दूसरी बात कमाल है कि जब उन्होंने इस सब्जेक्ट को सोचा कि मैं इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊं, तो उन्होंने किसी भी बड़े डायरेक्टर को अप्रोच नहीं किया कि ये फिल्म वो डायरेक्ट करे। उनको लगा कि इस विषय पर अगर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो मैंने काम किया है, इसको सबसे ज्यादा अगर मैं जस्टिस दे सकता हूँ, न्याय कर सकता हूँ इस विषय के साथ, तो मैं ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया, जो बड़ा बोल्ड डिसीजन था। और अगेन उस टाइम पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, लोगों ने कहा कि साहब देव साहब अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो भी ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो उनके जॉनर का सब्जेक्ट नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस सब्जेक्ट को लिया। लेकिन आप देखिए कि एक जो डायरेक्टर होता है वो बुनियादी तौर पे डायरेक्टर होता है। देव साहब एक बुनियादी तौर पे डायरेक्टर थे, हालांकि उनकी जो मकबूलियत है वो एज एन एक्टर है, लेकिन वो किसी सीन को वीव करने में, उसको बुनने में इतनी महारत उनको हासिल थी कि उन्होंने पूरी फिल्म को इतनी खूबसूरती से, आधा हिस्सा उन्होंने इतनी खूबसूरती से, जो उनका एक मिजाज है कि जो 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 रोमांस करना चाहता है, जो जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, जिसके लिए इश्क और प्रेम और मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है, वो धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कलाकारों को पहली बार उन्होंने चांस दिया। अमरीश पुरी साहब उसमें ऐसे एक्टर थे जो उस टाइम पे स्टेज कर रहे थे, लेकिन सिनेमा में उनकी एंट्री नहीं हुई थी, तो उनको तराश कर वो लेकर आए। और बहुत सारे नए जैसे नीरज साहब बहुत कमाल के लिटरेचर की कवि थे। उनकी जैसा आपने रवि जी ने जब बताया कि उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत मशहूर थी, उनकी 1953 में एक कविता जो रेडियो पे आई थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि भूचाल ला दिया था, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, ये उनकी जो कविता थी। ये पहली बार 1953 में ऑल इंडिया रेडियो पे नीरज साहब की कविता आई। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मंची कविता में हिंदुस्तान के जितने मंच थे, तो मंची कविता में गोपाल दास नीरज का जितना नाम था उतना किसी का नाम नहीं था। और जब देव साहब ने ये डिसाइड किया कि मेरी फिल्म के गाने नीरज लिखेंगे, तो नीरज साहब को भी बहुत इस पे आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक लिटरेचर का इंसान हूँ, मैं सिनेमा के प्रति मेरा ना झुकाव रहा, ना मैं सिनेमा में मैंने कभी कोई काम किया, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। और दुनिया को भी लगा कि ये तो हार्डकोर लिटरेचर के इंसान है, इनको सिनेमा की अभी समझ नहीं है, इस सिनेमा को कैसे लिख पाएंगे। लेकिन ये भी एक कमाल देव साहब का था कि वो किसी भी टैलेंट को सिर्फ बाहरी आवरण से नहीं देखते थे, बल्कि उसके अंदर क्या हुनर है और उस हुनर को वो कैसे निखार के बाहर ला सकते हैं, ये भी कमाल देव साहब ने था। और जो गाने उन्होंने लिखे, मुझे लगता है कि लिटरेचर और सिनेमा के बीच का जो ब्लेंड, जो बेस्ट ब्लेंड हो सकता है, ये तीन गाने, चाहे रंगीला रे गाना जो था इस फिल्म का प्रेम पुजारी का, या फिर शोखियों में घोला जाए, ये तीनों ही गाने जो नीरज के लिखे हुए गाने थे, मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा के, मैं लिरिक्स की अगर बात करूं तो सबसे अच्छे जो अगर 5-10 लिरिक्स हैं उनमें ये तीन लिरिक्स जरूर शामिल होते हैं। और गुलजार के बाद अगर किसी ने सिनेमा में लिटरेचर की ब्यूटी को जो लेकर आया है तो वो नीरज साहब थे। तो ये सारा जो एमलगमेशन में कहूँगा, अलग अलग तरह के टैलेंट को और अनसीन टैलेंट को वो लेकर आना और उसके बाद उसको इतनी खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनाना, ये देव साहब का कमाल था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत ब्रूटल तरीके से किसी कहानी को पसंद नहीं करते थे। अभी संजय जी ने हकीकत फिल्म का जिक्र किया, हकीकत में जिस तरीके से लड़ाई थी, उस लड़ाई में खून खराबा बहुत था। देश प्रेम का जो एक मैं कहूँगा कि बहुत
विद्रूप रूप भी मैं कह सकता हूँ उसको, या एक ऐसा रूप जिसमें बहुत ज्यादा जोश है, जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है, जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई है। देव साहब इसके पक्षधर नहीं थे, बहुत सटल तरीके से, बहुत धीरे से अपनी बात कहना चाहते थे। वो अपनी बात को, देश प्रेम को साबित करने के लिए चीख चीख के अपनी बात कहना कभी पसंद नहीं करते थे। वो बात को बहुत बहुत हल्के से कहते थे, जिससे वो आपकी ज़हन में बात जाए और धीरे धीरे वो घुलते। वो एक ऐसा जायका जबान पर वो छोड़ देते थे जो धीरे धीरे आपके जबान पर घुलता था, और धीरे धीरे वो आपके खून में मिलता चला जाता था, और आप बहुत देर तक उसका स्वाद लेते थे। वो कोई ऐसी मिठाई आपके जबान पे नहीं देना चाहते थे जो 2 सेकंड के अंदर आपने उसको खाया और आपके अंदर जज्ब हो गई और आपको पता नहीं चला। वो एक ऐसी मिठाई आपको देना चाहते थे जो सालों तक आपकी रगों में बहता रहे। तो वो प्रेम का और देश प्रेम का एक ऐसा रंग उन्होंने पेश किया। और कमाल है कि ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं। जितनी भी फिल्में बनी हैं, वो जब भी हम देश प्रेम की बात करते हैं तो हम थोड़ा उग्र हो जाते हैं, हम थोड़ा ओवर द टोन चले जाते हैं। उन्होंने इस खासियत को पेश किया कि नहीं, देश प्रेम जैसे जज्बाती सब्जेक्ट को भी बहुत सटल तरीके से पेश किया जा सकता है। उसके लिए उग्र होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत धीरे से अपनी बात कही जा सकती है। इसीलिए ये फिल्म अपने दौर में बहुत कामयाब नहीं रही बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आया तो ये कल्ट मूवी हुई। आज जब हम बात करते हैं देश प्रेम की, तो जो 3-4 सबसे अच्छी मूवी बनी है, वेल मेड फिल्म जिनको कहते हैं, उनमें प्रेम पुजारी शायद टॉप 2 में आएगी। तो वो एक कमाल देव साहब का था। जी। एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में सर, अगर अलाउ हो तो। जी जी त्रिपाठी साहब, मैं पूछ रहा था, जैसे अभी आप इतना आपको काफी फिल्मों की नॉलेज है, मैंने ये भी सुना है कि देव साहब ने बहुत सारे, जैसे आपने अभी ऑलरेडी बता दिया, अमरीश पुरी साहब, नीरज जी, वैसे उन्होंने जो जो एक्ट्रेस थी बहुत सारी, जैसे जीनत अमान जी, टीना मुनीम जी, वैसे बहुत सारी एक्ट्रेस को भी बहुत चांस दिया, और आज मतलब उनकी जो एक एक फिल्म में करके जो एक्ट्रेस है, उन्होंने एक रिकॉर्ड और कई तरह नाम कमाए। ऐसा कुछ वाकया अगर हो या और कुछ हो तो उसके बारे में अगर आप शेयर करें। बहुत बहुत सारे लोग चलते फिरते भी किसी इंसान को देख लेते थे और उनको लगता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो उसको वो अपने ऑफिस में बुला लिया करते थे। और उनको कभी ये नहीं था कि मैं देवानंद हूँ। तो कई बार क्या होता है कि एक्टर अपना कैरिकेचर बन जाता है और उसके ऊपर वो हावी हो जाता है कि मैं ये हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ ऐसे एक्टर थे जिनको हमेशा इस बात का गुरूर मैं कहूंगा कि रहता था कि मैं ये हूँ, और अपने उस कैरिकेचर से वो बाहर नहीं निकल पाते थे। देव साहब को ये कभी नहीं था। वो अपनी कार में बैठे बैठे चलते रहते थे, उनको सड़क पर कोई अगर इंसान दिख जाता था, जैसे आपने जिक्र किया, जैकी श्रॉफ को भी सिनेमा में इंट्रोड्यूस करने वाले देव साहब हैं, और उन्होंने भी कहीं उनको स्पॉट कर लिया था, और स्पॉट करने के बाद उनको कहा कि तुम्हारे अंदर वो शख्सियत है कि तुम एक हीरो बन सकते हो, और उन्होंने उनको वो चांस दिया। तो बहुत सारे लोगों को, वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं ही एक्टर हूं और मैं ही मुख्य भूमिका निभाता रहा हूं इसलिए मैं ही सब कुछ रहूंगा। दूसरा कोई व्यक्ति अगर उनको काबिल नजर आता था, चाहे वो एक लिरिसिस्ट हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे वो एक एक्टर हो, उसको वो बड़ी भूमिका देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो जो बहुत सारे एक्टर में इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी देवानंद के साथ कभी नहीं रही, और इसीलिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोगों को चांस देव साहब ने दिया। और दूसरी उनके अंदर एक बड़ी कमाल की बात थी कि एक फिल्म खत्म होते ही उस फिल्म के साथ कभी भी अटैच नहीं होते थे। उनका एक प्रोडक्ट है जिसको बहुत प्यार से बनाते थे, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती थी उससे डिटैच हो जाते थे और अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी करने लगते थे। बड़ा कमाल का हिस्सा उनकी एक फिल्म थी जिसमें आमिर खान को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी। आमिर खान भी उस फिल्म में थे, अव्वल नंबर, और वो फिल्म खत्म हो गई और उसके बाद वो एक डिनर पे बैठे हुए थे, आमिर साहब भी उसमें बैठे हुए थे और तमाम तरह के लोग उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फोन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि साहब आपकी ये अव्वल नंबर फिल्म तो फ्लॉप जा रही है। 10 मिनट के लिए तो वो थोड़ा सा परेशान से दिखे, और उसके बाद वो बाहर गए और सिगरेट पीते पीते उसके बाद वो वापस आए, और सारे ही जो डिनर पे बैठे हुए लोग, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए लोग थे, उनको उन्होंने कहा कि अरे मेरे दिमाग में एक नई फिल्म का आइडिया आ गया है, लेट्स वर्क ऑन दिस फिल्म। तो एक उनकी बड़ी फिल्म अचानक जो फ्लॉप हो गई, ये सदमा उनके लिए कभी नहीं रहा, ना उसको वो परेशान हुए। 5-10 मिनट के बाद ही वो एक नई फिल्म का सब्जेक्ट वो तैयार करने लगे और उस पर काम करने लगे। तो ये जो जज्बा था, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ जज्बा था, ये देव था। इसीलिए देव साहब को मैं एक इंसान नहीं मानता, देव साहब अपने आप में एक दर्शन है, देव साहब अपने आप में एक फिलॉसफी है जो हमेशा चलती रहती है। जी, थैंक यू कामरा साहब। बहुत सुंदर त्रिपाठी जी, जैसे आपने बात कही कि देव साहब चीज को इस तरह से छोड़ जाते थे कि उसका टेस्ट हमारे मुंह में बना रहे, तो आज आपकी बातें भी वैसी हुनर वाली हैं
कि आप भी ऐसा टेस्ट छोड़ रहे हो हमारी जुबान पे, तो धीरे धीरे हम इसका एंजॉयमेंट करते रहेंगे। और बातें देव साहब की जितनी भी करना चाहें, मेरा ख्याल आपके पास कोई सीमा नहीं है। खूब खजाना है आपके पास शब्दों का खजाना है, आपके पास थॉट का खजाना है, आपके पास नॉलेज का खजाना है। हम उसके बहुत कायल हैं और बड़ा धन्यवाद करते हैं। पिछले साल भी आप 2019 में भी या 2020 में भी हमारे साथ जुड़े, और ये भी वर्चुअल होने का एक सुख था कि आपसे मुलाकात होगी, वरना हो सकता है कि हम ये सोच ही ना पाते कि अविनाश जी आ सकते हैं हमारे साथ। तो बात आगे बढ़ाते हैं। ये बात है आज देशभक्ति की, 15 अगस्त है आज, और संजय जी हमारे जो हैं वो देशभक्ति की अलग आयाम पे भी खूब काम करते हैं इन्होंने अपने सामाजिक जीवन में। और इनके जो अपना प्रोफेशन है पर्यटन का, उसमें भी मतलब इस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि देश प्रेम को आगे रखा जाए। तो संजय जी, देश प्रेम के बारे में हम आम आदमी क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए सर, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हम मतलब मैं उस पीढ़ी से हूँ जिन्होंने कहना जो बिल्कुल क्या ऑर्थोडॉक्स फैमिली में रहे, और अब मॉडर्न एक एरा जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मेरे ख्याल से हम मैं त्रिपाठी जी और छाबड़ा साहब, हम तीनों तो मतलब हम उम्र है, आप हमसे थोड़े से 10-5 साल ज्यादा तजुर्बा रखते हैं जिंदगी का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जिंदगी को जो एक युवा है, जो भारतीय युवा है, उनको पिछले जो 7 और 10 साल में जो गौरव की अनुभूति हुई है, और जो एक कहना है अपने देश पर गर्व है। पहले देश साफ सफेदों का देश और एक अलग तरीके की जो एक छवि थी, उससे उभर के आज अभी हमारे देश में क्या नहीं है, कितनी तरक्की करी है। मतलब हम साइंटिफिकली देख लें, चाहे किसी भी तरीके देख ले, और आज हम विश्व की जो जो बड़ी शक्तियां उनमें से क्या ना शुमार होने जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो मैं कह सकता हूँ 2-3 बड़ी शक्तियां उनमें हमारे आज की तारीख में, और हमारी जो पिछले जो 7-8-10 साल में जो लोगों में एक नेशनल इंटीग्रिटी समझ लीजिए या जज्बात समझ लीजिए, अभी 75 साल आज हो रहे हैं हमारे देश को। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे युवाओं में एक अच्छा माहौल है, देश की अच्छी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, अपने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सैन्य सामान हो, चाहे वो चिकित्सकीय क्षेत्र हो, उसमें सब में हमारे देश ने जबरदस्त काम किया है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन है। पिछले 1.5 साल में जब से कोरोना काल आया, और मैं इसको कहीं रिलेट करता हूँ, जैसे आज की तारीख में अगर देवानंद साहब होते तो क्या होता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सोच लीजिए 20 मार्च को, या जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, अगर आज देवानंद साहब होते तो उनकी भी एक जो नेशनल इंटीग्रिटी और जो देश के प्रति सेवा का भाव, उसको देखने को मिलता। लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में एक व्यक्ति में एक छोटा सा, मैं हो सकता है वो कहीं समकक्ष नहीं भी हो, लेकिन जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दे सकूं, तो अगर मुझे इजाजत मिले, तो जैसे सोनू सूद जी थे। सोनू सूद जी ने फिल्म इंडस्ट्री के थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए इतने सारा वो किया। तो और बहुत सारे हमारे जो हीरो है, नेशनल हीरो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे जो कोरोना वॉरियर्स है, तो मुझे लगता है कि आज भी अगर देव साहब होते तो उतनी फुर्ती से, जैसा मैं एक बार एक इंटरव्यू में आपने भी और मैंने भी सुना था कि देव साहब की चलने की रफ्तार बड़ी तेज थी, तो आज भी उस बम्बई शहर में, या जो आज मुंबई हो गया, वहां पे भी जो लोगों को अगर कभी कुछ जरूरत पड़ती तो देव साहब के जो अगर दर पर कोई पहुंचता, तो इस पूरे कोरोना काल में भी उनका एक जबरदस्त जज्बा रहता है जो लोग हमेशा याद करते। तो मैं आज की तारीख में, आज अगर देवानंद होते तो मुझे लगता है कि वो आज भी प्रासंगिक होते और सहायक होते और देश के लिए कुछ कर पाते। मुझे ये एक युवा, मैं युवा तो नहीं कह सकता, लेकिन हर एक एंगल से देखा जाए तो उनकी एक बहुत ही महती भूमिका होती है आज के भारत में, आज के देश में, आज की व्यवस्था में और आज के हालात में। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने, प्रासंगिक तो वो होते ही नहीं। तो देखिए, जो शख्स आज से 10 साल पहले चला गया, उसको भी आज उतनी शिद्दत से
याद करते हैं, हम जो बैठे हैं आज क्या कर रहे हैं, देव साहब को याद कर रहे हैं। देव साहब को हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भी याद कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, वो थे तो प्रेम के पुजारी, वो एक पर्सोना थे लव के बारे में, इश्क के बारे में, लेकिन फिर भी उनकी जो ये पिक्चर है, मैं हमारे पड़ोस में यहाँ एक मेजर जनरल रहते हैं, मेजर जनरल सुनील मल्होत्रा, तो उनको हम मिलने गए जब टेड्स हमने ये बनाई, तो उनको मिलने गए, तो मैंने पूछा, मैं क्या आप आर्मी में आए कैसे? तो उन्होंने जो जिक्र किया हम देख के हैरान हो गए कि वो कहने लगे मैं तो कुछ डॉक्टर या कुछ ऐसा बनना चाहता था, तो उसमें नंबर कोई मेरे ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए, तो मैं बड़ा डिप्रेस था। तो इतने में मैं जैसे प्रेम पुजारी में देव साहब जाते हैं तो वो देखते हैं किसी आर्मी वाले की परेड में वो सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसा मतलब उनका मन। तो कहने लगे मैंने भी ऐसे ही बने डॉक्टर चला था, लेकिन प्रेम पुजारी भाग के देखिए अपने घर से, तो 5-6 लड़के थे, तो उस दिन उसी पिक्चर में बैठे डिसाइड कर लिया कि मैं तो आर्मी में जाऊंगा। और उस शख्स को इतना प्रेम देव साहब के, उसका घर भरा हुआ देव साहब की पिक्चरों की सीडीज के साथ और उसके फोटो के साथ। तो इस तरह से देव साहब का दीवानापन था। आज हमारे साथ एक शख्स जुड़ने वाले थे गुड़गांव से, सतीश जी जुड़े हैं अपने? नहीं जुड़े हो? नहीं जुड़े हो, कोई बात नहीं, शायद नहीं आ पाए होंगे। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छाबड़ा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि गीत सुना दें, तो फिर हम आज का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करें। जी चुटकियों में खोला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में खोला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में खोला जाए फूलों का शबा। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, चूल तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, चूल तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो यार वो बार बार प्यार है शोखियों में खोला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में खोला जाए फूलों का शबा। क्या बात, थैंक यू। बहुत बढ़िया छाबड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही बात नीरज जी पे आ जाती है कि शब्द इस तरह से हैं कि गाना सुनते सुनते, गीत सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे जाम तैयार हो गया हो, बस होठों से लगाना बाकी है। ऐसे ऐसे शब्दों के साथ कोई बना दे तो उसके बारे में अब क्या कहा जाए। संजय जी आप भी तो कुछ गुनगुना दीजिए ना आज। तो देखो मेरे को क्या आज इस मौके पर कोई बहुत ज्यादा गाने, लेकिन एक गाना मुझे देव साहब की फिल्म को बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी anything, हाँ। तो वो है
हालांकि मैं धर्मेंद्र जी के बाद गाते हुए ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन को स्टेज पर लाने का मुखरी को बोल दिया होगी आप भी आ जाओ। लेकिन छाबड़ा साहब मेरे क्या ना द्रोणाचार्य है, मैं इनसे सीखता हूँ, तो मैं इजाजत लेके इनसे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, हो इस तरफ भी करम। सर तो इसका एक आगे एक अंतरा है, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर। ये देव साहब के लिए सर। जी जी। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। शेरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। थैंक यू सर, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी आपने। हम तो मुसाफिर हैं, हम तो मुसाफिर। आगे क्या बताइए, लिरिक्स पूरी कीजिए। हम तो मुसाफिर है, कोई सफर सफर हो हो तो गुजर जाएंगे, जाएंगे ही, जो लेकिन दाग तुमने दिया है हमें वो जीत कर जाएंगे ही। ऐसे कुछ मतलब लिरिक्स टूटे टूटे याद है, क्योंकि देव साहब के हैं और आपकी मूछें जो है ना वो देव साहब को के अंदर की बातें याद करवा रही हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा सफर आपके साथ और प्रेम पुजारी के साथ अगर यहाँ समाप्त करें, तो उससे पहले त्रिपाठी जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि त्रिपाठी जी, आपने खूब लिखा है, हर एक के बारे में लिखा है, लेकिन देव साहब के बारे में आपने क्या चीज ऐसी लिखी जो आपको हमेशा याद रहती कि ये बस मेरी मतलब बहुत बेस्ट मास्टरपीस है मेरा? नहीं, मैंने लिखा तो देव साहब पर बहुत है, तो मुझे लगता है जो मैंने नहीं लिखा वो सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है। क्या क्योंकि लिखने में बहुत सारी चीजें, हम अपनी चीजें लिख देते हैं, पर मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब की चीज होती है वो आपके साथ आपके सीने में जज्ब रहती है। अक्सर वो चीजें आप बयान नहीं करते। इश्क भी अक्सर वही होता है जिसको आप बयान कर देते हैं, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि धरती का इश्क हो जाता है। इश्क वो असली होता है जो आसमानी होता है, जो अक्सर आप जाहिर नहीं करते हैं, जो आपके अंदर रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई कहे कि देवानंद के बारे में आप सिर्फ एक लाइन कहें या देवानंद एग्जैक्टली क्या है, तो मुझे लगता है जैसे अभी मैं गाना सुन रहा था धर्मेंद्र जी का कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, तो अगर मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत बेलौस मुस्कुराहट, उसमें कयामत सी अदा और बहुत सारा इश्क, इनको अगर घोल दिया जाए तो जो जिस्म तैयार होगा वो देव साहब का होगा। मुझे लगता है ये, मैं देव साहब के बारे में मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन ये देव साहब के लिए मेरे दिल में जज्ब है और मैं देव साहब को हमेशा ऐसे ही याद करता हूँ कि एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से बहुत भरा हुआ, जो इश्क से बहुत भरा, जो अदाओं से बहुत भरा हुआ, जिसकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत बेलौस है, जो बहुत सात्विक मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, कि जिसको देखने के बाद आपको उस इंसान से इश्क हो जाए, भले ही आप मर्द क्यों ना हो। तो एक लड़की होने के बाद देवानंद साहब से इश्क होना तो एक लाजमी सी बात है, लेकिन आप मर्द होने के बाद अगर आप देवानंद से इश्क करने लगे तो ये देवानंद की खासियत है, ये उनका जुनून है, ये उनके प्रति पागलपन है, ये उनकी खासियत है। जी कामरा भाई साहब, 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी जी जी। त्रिपाठी भाई ने जो दिल से और दिल खोल कर देव साहब के लिए आज बोला है, वो बोला नहीं, एक एक शब्द मोतियों से पिरोया हुआ है उनका।
बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा आग्रह है त्रिपाठी भाई से कि 2 लाइन गा के सुनाए देव साहब के लिए। मैं लिखता हूँ, मैं गा नहीं सकता, मुझे एक नहीं, आप में बहुत कुछ है मेरे भाई, ये तो हम समझ सकते हैं। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप उनके लिए 2 लाइन उनके किसी भी गाने को गा के सुनाएं। मैं बहुत हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, मैं लिटरली नहीं गा सकता, लेकिन मैं एक शेर जरूर सुनाऊंगा जो डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है। मुझे एक शेर बड़ा पसंद लगता है और मुझे लगता है कि ये देव साहब की पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है, और किस तरीके से आज इतने सालों के बाद भी हम देव साहब को याद करते हैं और उनकी जो मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है। एक शेर है डॉक्टर बशीर बद्र का कि बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक। देव साहब की जो महक है वो हमारे दिलो जान में ऐसी बसी हुई है। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई भी खुशबू लगाऊं तेरी खुशबू आए। दुनिया में किसी भी एक्टर को हम देखते हैं, लेकिन हमारे दिल से देव साहब कभी अलग नहीं होते। कोई एक्टर कभी देव साहब पर भारी नहीं पड़ता। यही वो महक है जो हमारे अंदर है। तो कोई भी हम महक लगाते हैं, वो दूसरी महक हमारा हमसे जाती नहीं। तो देव साहब हमारे दिल में ऐसे ही है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। लेकिन आज जिस बात की जरूरत है, जहाँ यहाँ हम जो इसके इस कार्यक्रम के जो जान है वो इस बात पे रहेगी कि 15 अगस्त को आज हम ये संकल्प लें, अगर देव साहब के हम फैंस हैं और देव साहब को अगर प्यार करते हैं, तो ये एक संकल्प लें कि छोटी छोटी बातों से निकलें, नफरतों से बाहर निकलें, जातिवाद से बाहर निकलें, छोटे दायरों से बाहर निकलें और इंसानियत को प्यार करें, अपने देश को प्यार करें। देश को प्यार अगर करने का हुनर आ गया किसी के बीच में, तो बस वो देव साहब का भी फैन है और उसको भारत माँ भी उसको एक अपने सच्चे लाल की तरह से याद करेगी। मैं मतलब सबसे एक आह्वान करता हूँ कि नफरतों से निकलकर प्यार करना सीखें, इश्क करें, मोहब्बत करें अपने से, अपने चाहने वालों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.